हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक टेस्ट चैनल। वंस अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर विच इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद रिलेटेड टू योर सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम। तो आज हम हैलो एल्केन्स का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैलो एरीन्स का पार्ट पूरा करेंगे। ठीक है, तो हैलो एल्केन्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक चीज पूरी करते हुए चलेंगे। राइट, सो लेट अस बिगिन हियर। सबसे पहले हैलो एल्केन होते क्या है, वेरी वेरी एसेंशियल। आपने कोई भी एल्केन लिया, उसकी कोई भी हाइड्रोजन, जैसे ही उसको हाइड्रोजन को निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी भी हैलोजन एटम से, राइट, तो वो हमारा बन जाता है हैलो एल्केन। क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है हैलो एल्केन, CH और यहाँ पे आ जाता है X, इस प्रकार से। राइट, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके जैसे ही हमारा हैलोजन आता है, दैट इज हैलो एल्केन। वेरी वेरी सिंपल। राइट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, देयर इज अ पैराग्राफ गिवन इन योर एनसीईआरटी जहां पे आपको थोड़े यूजेस बता रखे कि हैलो एल्केन्स के कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स जो आपको बाजार में मिलती है, इट इज अ काइंड ऑफ हैलो एल्केन। सिमिलरली, जैसे कि उसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल। उसके बाद टाइफॉइड फीवर को हटाने के लिए एक्चुअली आपको क्लोरमफेनिकॉल की यूज होती है। साथ ही में आपकी बॉडी आयोडीन प्रोड्यूस करती है फॉर द हार्मोन थायरॉक्सिन एंड साथ ही में टू कॉम्बैट ए डिजीज नोन एज गॉइटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोरोक्विनीन। वन सेकेंड, एक हैलो एल्केन का कंपाउंड है जो कि आपका मलेरिया ट्रीट करने में यूज आते थे। सारी मेडिसिनल यूजेस है आपके हैलो एल्केन्स के। वंस अगेन आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ऐसे कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड है जहाँ पे आपके बहुत सारे मेडिसिनल यूज, फार्मास्यूटिकल यूज होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि हैलो एल्केन्स ऐसे हैं, जैसे क्लोरमफेनिकॉल आपका हो गया मलेरिया ठीक करने के लिए, क्लोरोक्वीन, साथ ही में हैलोथेन जो कि आपका एज अ एनेस्थेटिक, मतलब कि जैसे बेहोश करना होता है ना, जब ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर्स को तो वो आपको बेहोश करते हैं यूजिंग हैलोथेन। साथ ही में कुछ फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स है जिसका ऐसा पोटेंशियल माना जाता है एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स की तरह उनको यूज कर सकते हैं। दिस पैराग्राफ वंस अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, हम हर एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है आपके ऐसे कंपाउंड्स जिसमें होती है sp3CX बॉन्ड। अब आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन है कि आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन है हैलो एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये प्राइमरी हैलो एल्केन है तो यहाँ पे ये हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये सेकेंडरी हैलो एल्केन हो गया, ये हो गया टर्शरी। इसमें सारे के सारे हैलो एल्केन्स आपके हैलो एल्केन्स का मतलब है ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली आपकी हैलोजन जुड़ी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो कार्बन जिससे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ी है, दैट इज टर्शरी, इसीलिए हो गया टर्शरी हैलो एल्केन। बट है ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, राइट। तो ये sp3 के टाइप हो गए। sp3 में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलो एल्केन्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स वो होती है कि जिस कार्बन पे आपकी डबल बॉन्ड है उससे जब डायरेक्टली आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, उससे डायरेक्टली आपकी हैलोजन जुड़ी होती है, दैट इज योर अलाइलिक हैलो एल्केन। मतलब ये पोजीशन जो कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उससे वाली पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चा अलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? अलाइलिक पोजीशन, राइट। एंड वही अलाइलिक पोजीशन आपकी फिर से कैसी हो सकती है? प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है, हर प्रकार की हो सकती है। फिर साथ ही में ये आपका अलाइलिक कार्बन हो गया, ये भी एक प्रकार का अलाइलिक कार्बन है। अलाइलिक कार्बन्स आर आल्सो व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सिंपल क्राइटेरिया आपको समझना है। नेक्स्ट है बच्चा sp3 में ही तीसरा प्रकार विच इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पोजीशन क्या है? जैसे अलाइलिक पोजीशन थी जिस कार्बन से डबल बॉन्ड, उसी से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ता है जब उसके साथ हैलोजन है, दैट इज अलाइलिक, इसको बोला अलाइलिक। सिमिलरली दूसरी पोजीशन होती है बेंजाइलिक जिसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन से जब डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड योर बेंजाइलिक हैलो एल्केन, या फिर ये वाली पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
तो ये वाला जो कार्बन इट इज वंस अगेन sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजाइलिक पोजीशन भी आपकी प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब इसी कार्बन से 2 कार्बन चेन्स जुड़ी है, और टर्शरी हो सकती है इसी कार्बन से 1 2 3 कार्बन चेन्स जुड़ी है, तो टर्शरी होगी। सिंपल। अब इसी के बाद आगे चलते हैं, आगे आता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जब आपका हैलोजन लगा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसी से जब डायरेक्टली हैलोजन लगा होता है, इस पोजीशन को बच्चा बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? विनाइलिक। वेरी इंपॉर्टेंट। विनाइलिक पोजीशन वो होती है जिससे डबल बॉन्ड है, उसी से डायरेक्टली क्या लगा है? हैलोजन, दैट इज विनाइलिक पोजीशन। सो ये कार्बन हो जाता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन है, अगेन विनाइलिक पोजीशन। ये वाला हमारा क्या हो जाता है? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन लगा है। अब इस कार्बन को देखो, इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस बेंजीन रिंग के पास भी क्या है? डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम फिनाइलिक। क्या बोलते हैं? फिनाइलिक। हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्कीन। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो चीजें मैंने पढ़ाई, दीज आर ऑल नेसेसरी। देखिए ये आपका PYQ है वंस अगेन, ये लास्ट ईयर आपको पूछा गया था इन योर CBSE बोर्ड एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड? विनाइल हैलाइड कौन सा है? जिस कार्बन पे मैम डबल बॉन्ड होगा जब उसी से हैलोजन जुड़ा होता है, उसको मैं बोलती हूँ विनाइल हैलाइड। सिंपल। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है? यहाँ पे ऐसा मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, विच इज बी। दिख रहा है? जिससे डबल बॉन्ड है उसी से डायरेक्टली आपका हैलोजन लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है? चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका नोमेनक्लेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा, जब भी दोनों हैलोजेंस आपके सेम ही कार्बन पे लगे, दिखाई दे रहा है? 2 हैलोजेंस आपके सेम कार्बन पे लगते हैं, इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसको मैं बोलती हूँ जेमिनल डाइहलाइड्स। क्या बोलती हूँ? जेमिनल डाइहलाइड्स बोलती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कैटेगरी है जिससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलरली जब दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे लगा है तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहलाइड उसे बोलते हैं। ठीक है, इजी। अब उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है CX बॉन्ड। अभी हमने ये पढ़ लिया मैम, क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, sp3 भी हो सकता है, sp2 हेलो एल्केन भी हो सकता है, राइट, एंड जेमिनल होता है, और आपका विसिनल डाइहलाइड होता है, पढ़ा। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अगली चीज पता होनी चाहिए CX बॉन्ड, जो कि कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड है, उसके नेचर के बारे में। तो याद रखना हैलोजन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17। तो जैसे ही पीरियोडिक टेबल में इस साइड जाती हूं मैं ग्रुप 17 की तरफ, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जिसके कारण इस पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव के चार्ज और इस पे आ जाता है मेरा डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। आ गया? तो जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स क्रिएट हुए, इसका मतलब ये जो इसकी बॉन्ड हो जाती है दैट इज एक्चुअली अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसी हो जाती है? पोलर कोवैलेंट। कोवैलेंट तो है क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बनी है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक हैलोजन से इलेक्ट्रॉन आएगा, है कोवैलेंट बट पोलर है ड्यू टू, क्योंकि जो मेरा हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है। सिंपल। नेक्स्ट चीज है, अब ये जो बॉन्ड्स बनी, अब यहाँ पे सारे हैलोजेंस के साथ हम देखेंगे, विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के साथ बॉन्ड्स बनेगी। अब जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है? मेरी हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज। तो एज यू आर गोइंग डाउन आपकी बॉन्ड लेंथ होती है इंक्रीज। अब एक रिलेशनशिप याद रखना कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है और जो बच्चा आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है, और जो होती है आपकी बॉन्ड एनर्जी, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, कि जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी का उल्टा ऑर्डर होता है, छोटी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी। इसका मतलब जो छोटी बॉन्ड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट चीज जो इस बॉन्ड के बारे में आती है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इनका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल का मतलब 2 पोल का जनरेशन हो रहा है, या 2 पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कितना हो रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको म्यू से हम डिनोट करते हैं, जिसको लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q होता है आपका चार्ज और D होता है आपका डिस्टेंस।
तो चार्ज इनटू डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, विच इज अ डाइपोल मोमेंट, राइट। अब जो बच्चा इसका डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैम जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन कलर से, कि जो आपके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है इट इज एक्चुअली कि जो आपका CH3Cl है उसका सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय योर CH3F, उसके बाद होता है CH3Br, और उससे सबसे कम होता है CH3I का डाइपोल मोमेंट। इज दिस क्लियर? मतलब कि मैम जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो डाइपोल ज्यादा होना चाहिए। बट बच्चा याद करो, जो फ्लोरीन है वो एक छोटू एटम है, तो छोटू एटम है जिसके कारण ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो म्यू उसका कम हो जाता है। क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसी चक्कर में इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन उसका कम हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है म्यू में, डाइपोल मोमेंट में, विच यू शुड ऑल मस्ट नो। अंडरस्टूड? चलते आगे। नेक्स्ट है आपका, अब बच्चा थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर कलरलेस व्हेन प्योर, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में शुड डेफिनेटली नो कि कलरलेस होते हैं मोस्टली हैलोअल्केन्स जब प्योर फॉर्म में होते हैं, बट ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स डेवलप कर लेते हैं कलर जैसे ही उन पे लाइट पड़ता है। मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स जो कि ऐसे गैस बन जाते हैं बहुत जल्दी, उनकी स्वीट स्मेल होती है। इनिशियल क्लोराइड्स मतलब कि CH3Cl हो गया, इनिशियल ब्रोमाइड्स हो गया, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स हो गया, वो कैसी होती है? वो होती है आपकी गैसेस। जो छोटे हैलोअल्केन्स है दोज आर गैसेस, whereas higher members are liquids and solids। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं बता देती हूँ। आपकी जो CH3Cl है, जो आपकी CH3Br है, और जो आपकी C2H5Cl है, ठीक है, तो ये सारी चीजें गैसेस होती हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स गैसेस हैं, बाकी सारी की सारी लिक्विड्स या फिर अबव सॉलिड्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि CH3I एंड योर C2H5Br, और आपका हो जाता है C2H5, आपका हो जाता है आयोडीन। दीज आर ऑल लिक्विड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं विच यू शुड मस्ट नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगला पैरामीटर जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं। तो बच्चा एक चीज याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट काफी चीजों पे डिपेंड करती है। अगर इस चैप्टर की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मॉलिक्यूलर वेट से। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, या फिर साइज बोल लो, है ना, एक ही बात है, साइज बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब कि मेरा RI का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, फॉलोड बाय योर RBr, फॉलोड बाय योर RCl, फॉलोड बाय योर RF, राइट। जितना ज्यादा हैलोजन का साइज उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल। तो ये तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया। दूसरी चीज जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, अब मैम मैंने तो सेम ही ले लिया कि मैंने तो सारे पेंटेन के मॉलिक्यूल्स, पेंटेन के क्लोराइड्स को मुझे कंपेयर करना है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दिया Cl। ये मैंने क्या लिखा? 1 2 3 4 5, राइट। ये मैंने N नॉर्मल पेंटेन बनाया। अब मैं क्या बनाती हूँ? आइसोपेंटेन। 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन, ये हो गया आइसोपेंटेन। एक मैंने ऐसे लगा दिया 1 2 3, इस प्रकार से बनाते हैं। एक मैंने बना दिया नियोपेंटेन विच इज CH3 और यहाँ पे भी आ गया आपका CH2Cl, इस प्रकार से नियोपेंटेन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रही है? मेरी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। मेरी जो ब्रांचिंग है बच्चा, मेरी जो ब्रांचिंग है वो हो रही है इंक्रीज। जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ मेरी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज वाई क्या होगा यहाँ पे? तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन इसका। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, कैन यू सी कि मैम इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो गया, गोल होता जा रहा है। जो चीज स्फेरिकल होती है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे आपका सरफेस एरिया हो जाता है रिड्यूस, जिसके कारण आपकी जो वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो वैंडर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द एटम्स भी डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैंडर वाल्स फोर्सेस, जो वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं ऑल्सो डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। सिंपल, ये इसका फंडा है। अब इसी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल पेंटेन, देन दिस, वी ऑलरेडी डन दिस। नेक्स्ट चीज, अब यही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हमने किसकी देखनी है, इस प्रकार से हैलोरीन्स की देखनी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का, अगर मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखती हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है ऑर्थो का, उसके बाद आता है मेरा पैरा का, और उसके बाद आता है मेटा का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर, ये काफी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी मैं हैलोरीन्स की बात करती हूँ तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद आता है मेरा पैरा का, और उसके बाद आता है मेरा मेटा का। बट मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चा आपका पैरामीटर, मेल्टिंग पॉइंट केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, विच इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की भी सिमेट्री पे वो डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पे। जितना सिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उतना ही आपका अच्छा क्या बनने वाला है? मॉलिक्यूल। ठीक है, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है जो पैरा का आइसोमर है ना, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, इसको पैरा आइसोमर बोलते हैं। ये वाला आइसोमर होता है आपका मेटा, और ये वाला आइसोमर होता है आपका ऑर्थो। क्या होता है? ये ऑर्थो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा पैरा का बॉइलिंग पॉइंट है, फॉलोड बाय योर ऑर्थो, फॉलोड बाय योर मेटा। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, एज इट इज क्वेश्चन आता है, प्लीज नोट डाउन दिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज, अब आपके पास क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपोनेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। आई होप ये बहुत अच्छे से कर लोगे आप। जैसे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, तो ये सबके आपको कंपाउंड्स के नेम्स लिखने आने चाहिए। ब्रोमोइथेन क्या हो जाएगा? CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। ब्रोमोफॉर्म हो जाता है CHBr3। फिर हो जाता है आपका क्लोरोमीथेन विच इज CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन। फिर हो जाता है डाइब्रोमोमीथेन विच इज CH, और यहाँ पे आ जाता है ब्रोमीन, और यहाँ पे भी आ जाता है ब्रोमीन। ठीक है, तो CH2Br2, इस प्रकार से डाइब्रोमो। अब आपको पता है आपको क्या बताना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो मुझे ये तो पता है कि मैम सबसे ज्यादा ब्रोमीन्स मुझे इसमें दिख रहे कितने हैं? 2 ब्रोमीन और क्लोरीन्स है। तो ब्रोमीन ज्यादा बड़ा एलिमेंट है तो उसका ज्यादा भारी भी होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और 3 ब्रोमीन है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CHBr3 का, उससे कम होगा आपका CH2Br2 का। ठीक है, और उससे कम, अब आपको मिथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड को कंसिडर करना है। अब देखो इथाइल में तो ये कार्बन चेन भी बड़ी है, ब्रोमीन भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा C2H5Br फॉलोड बाय योर CH3Cl। सो दिस वुड बी दी ऑर्डर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रोमीन एटम ज्यादा डोमिनेट करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, कि ब्रोमीन इज अ बिग कंपाउंड, है ना। वो हमारी कौन से पीरियड में आता है? सेकंड में भी नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में आता है। फोर्थ पीरियड का कंपाउंड है, 4 शेल्स है उसमें, तो वो बहुत बड़ा कंपाउंड है, इसीलिए वो क्या डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं, टेक इट एज होमवर्क, डेफिनेटली कर लेंगे, यही सेम आपकी सिचुएशन यूज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोमो आयोडो। डेंसिटी की बात हो रही है। डेंसिटी में क्या है? आपकी ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हेवियर देन वाटर। तो आपकी क्लोरोमीथेन्स हेवियर देन वाटर नहीं होते, बट जो भी ब्रोमो आयोडो एंड ऑल्सो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स, जैसे एक से ज्यादा क्लोरीन्स आ जाएंगे, वो डेरिवेटिव्स पानी से भारी होते हैं, जिस कारण से वो पानी में सिंक हो जाएंगे, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है।
तो डेंसिटी इज मोर देन वाटर। सिंपल, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब जब भी मैं हैलो एल्केन्स की बात करती हूँ तो याद रखना बच्चा, वो पानी में तो सॉल्युबल नहीं है। तो जब भी मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको समझाई दे रिलेटेड टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जैसे आपने HCl लिया और उसको आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो क्या होगा, एक नई बॉन्ड बनेगी बिटवीन क्लोरीन और फिर इस ऑक्सीजन के बीच में बनेगी इस प्रकार से, या इस हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे एक नई क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर ये जो नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्लोरीन के साथ बन रही है। क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की केवल किसके साथ बनती है, केवल फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो इसीलिए क्योंकि ये नई बॉन्ड्स, जैसे ही पानी में आपने कुछ और डाला तो नई बॉन्ड्स तो बनेंगी। नई बॉन्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, जिसके कारण आपका ये लेस सॉल्युबल होता है इन वाटर। तो हम क्या लिख देंगे कि जो हमारी हैलो एल्केन्स होते हैं, हैलो एल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। पर वो किस में सॉल्युबल होते हैं, पर हैलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होते हैं। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन से बनाना। मैंने नॉर्मली जब एल्केन से बनाती हूँ तो वहां पे मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बच्चा ज्यादातर क्या होता है आपका, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ मीथेन लिया, उसका क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर या लाइट जैसे ही रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरोमीथेन डाइक्लोरो, मतलब पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन आया, फिर दूसरा भी हो जाता है, तीसरा भी हो जाता है, चौथा भी हो जाता है, डिपेंडिंग कि आपने कितना क्वांटिटी ऑफ हैलोजन वहां पे लिया है। मोस्ट केसेस में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसीलिए ये कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का काफी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो नॉट अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। इन जनरल ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होता है अलाइलिक, उससे भी ज्यादा हम बेंजाइलिक फ्री रेडिकल लिख देते हैं, राइट, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है, फिर अलाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड योर CH4। इसका मतलब क्या है ये हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस प्रकार का कंपाउंड है, ये इस प्रकार का, और यहाँ पे लगा दी मैंने CH3। अब मैंने इसका Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन कराया, तो अब मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरा Cl कहाँ पे अटैच होगा, तो मेरा Cl आपको दिख रहा है कि ये वाला जो कार्बन है दैट इज माय बेंजाइलिक कार्बन, तो वो बेंजाइलिक पोजीशन पे आके अटैच होगा, सिंपल। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो मेरा बेंजाइलिक पोजीशन पे आके लग जाएगा। इसका कोई मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, NCERT में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। हम सिर्फ हमारे क्लास 12th बोर्ड्स की उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, जिस द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे कोर्स में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेंजाइलिक हो गया, उसके बाद हमारा सिमिलरली अलाइलिक आ जाता है इस प्रकार से। दिस इज माय, ये कार्बन है, इसका फिर से मैंने Cl2 से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, या तो लाइट होगा या क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर होगा। उस केस में भी आपका इस प्रकार से एडिशन होगा, यहाँ पे लग जाएगी क्लोरीन और ये एज इट इज रह जाएगा। सो दिस पोजीशन इज वंस अगेन, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक पोजीशन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब हम एल्केन्स का क्या करा रहे हैं बच्चा, हैलोजिनेशन करवा रहे हैं। ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। सिमिलरली आपने Cl2 UV लाइट डाली तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते, जैसे कि मैंने बोला था। अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे कि जो मेरा क्लोरीन है वो या तो ये प्राइमरी कार्बन दिख रहा है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है, या तो इनमें से कहीं आगे क्लोरीन जुड़ जाएगा, या फिर जो मेरा क्लोरीन है ये मेरा सेकेंडरी कार्बन, ये भी मेरा सेकेंडरी कार्बन, या इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे जुड़ जाएगा।
ये बात आपको समझनी है कि ये जो दोनों टर्मिनल, चाहे क्लोरीन यहाँ जुड़े चाहे क्लोरीन यहाँ जुड़े, एक ही बात है। जब मैं मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना रही हूँ, सिर्फ एक हैलोजन रिएक्ट करवा रही हूँ, तो एक तो यहाँ पे जुड़ सकता है और एक कहीं यहाँ पे इस कार्बन पे हैलोजन जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपको कितने तरीके के मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं वो ऐसे पता चलता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत गौर करने की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, ये हमने पहले ही कर लिया कि हमने टोल्यूइन को Cl2H से रिएक्ट कराया, तो मैम मुझे पता है कि ये मेरा बेंजाइलिक कार्बन है, बहुत स्टेबल होता है, तो यहीं पे आके मेरी क्लोरीन जुड़ेगी, तो इनमें से केवल मेरा सी ही क्या है, सही ऑप्शन है। तो वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो structural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this compound। ये बोल रहा है कि आपको इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन कराना है और फिर मुझे सारे के सारे पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो पहले मैंने कंपाउंड लिख दिया, इसको लिखना आना चाहिए आपको। ये कंडेंस्ड फॉर्म होती है, इसकी जो हम ओपन फॉर्म इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, तो इस फॉर्म को ओपन करके लिखना आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि CH3 के दो ग्रुप्स आपके CH से जुड़े हुए हैं, तो मैंने लगा दिए CH से CH3 के दो ग्रुप्स लगा दिए, फिर लगा हुआ है आपका CH2, फिर लगा हुआ है आपका CH3, राइट। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है? इसका रिएक्शन करवाना है मुझे Cl2 एंड HNu से, राइट। Cl2 एंड HNu से मुझे रिएक्शन करवाना है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे मेरा क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है। ये पोजीशन और ये पोजीशन बच्चा क्या है, इक्विवेलेंट, चाहे क्लोरीन यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, एक ही बात है। तो इसी पोजीशन पे जोड़ देती हूँ मैं इस प्रकार से, दोबारा से इस प्रकार से, दिस इज CH3, ये हो गया CH, यहाँ पे लिख देते हैं CH2, यहाँ लिख देते हैं CH2 एंड यहाँ लिख देते हैं CH3, लिख दिया। तो एक मेरा क्लोरीन जुड़ सकता है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। दूसरी पोजीशन कौन सी है जहाँ पे क्लोरीन जुड़ सकता है? कैन एवरीवन सी? ये वाली पोजीशन, इस पे जुड़ सकता है, तो ये मेरी दूसरी पोजीशन होगी, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। दूसरा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट्स की बनने की। यहाँ हो जाता है CH2, यहाँ हो जाता है CH3, हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ बन जाएगा आपका इस प्रकार से क्लोरीन, लग गया एक क्लोरीन, एक और मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग से क्लोरीन लग सकता है, सिमिलरली इस कार्बन पे लग सकता है, तो और मेरे को टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक हो जाएगा CH3, CH, CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा CH3, राइट। एंड फिर उसी के बाद आपका क्या होगा? उसी के बाद ये लास्ट प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे आपका लग सकता है क्लोरीन, तो यहाँ पे लगा देते हैं विच इज CH3, CH, यहाँ हो जाता है CH3, CH2 एंड CH2, CL। इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है, इजी। तो आपको ऐसे कंपाउंड बनाने के बाद डिसाइड करना है कि मैम कहाँ कहाँ मैं क्लोरीन लगा सकती हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मोनोहैलोजिनेटेड, मतलब यहाँ पे भी एक ही हैलोजन है, एक हैलोजन, एक हैलोजन, एक हैलोजन। मोस्टली आपको मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स ही एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि दोज आर इजियर टू मेक, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तो मोस्टली मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो मैम यहाँ पे चाहे यहाँ क्लोरीन लगाओ, यहाँ एक ही बात है, तो एक जगह लगा दी, यहाँ पे लगाऊंगी तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ अलग, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स आपके बन गए। सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है इसने, आइसोमर्स नहीं पूछा, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स मैंने नहीं बताए, वो आगे चल के बात करेंगे, अभी हम बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ साथ आपके ये एनसीईआरटी के 2 बहुत ही अच्छे सवाल है। आई वांट एवरीवन टू डू दीज एज होमवर्क, ट्राई करो, नहीं बनते तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी लाइव वंस अगेन, ठीक है। तो उस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में बताना, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, काफी बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एल्कीन से आप किस प्रकार से हैलो एल्केन्स बना सकते हो। तो एल्कीन में जब आपने हैलोजन लिया और उसका CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट में जब रिएक्शन करवाया तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनता है डाई हैलोजिनेटेड, कि एक ब्रोमीन इधर लग जाता है, एक ब्रोमीन इधर लग जाता है, ठीक है। तो डाई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपका इस प्रकार से बन जाता है। नेक्स्ट चीज है, जब ब्रोमीन का आपने फिर से इससे कराया, यहाँ पे भी आपका डाई हैलोजिनेटेड, केवल जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हटा के 2 ब्रोमीन लग गए, यहाँ डबल बॉन्ड थी, यहाँ ब्रोमीन लगा दे, यहाँ ब्रोमीन लगा दे, सिंपल सा रिएक्शन है। अगला रिएक्शन देखते हैं, आपने एल्कीन का रिएक्शन HI से कराया। HI से कराने का मतलब क्या है, HI बहुत अच्छे से देखो इस वाले सॉल्वेंट को, HI का मतलब है मैम आयोडीन तो डेल्टा नेगेटिव होता है क्योंकि वो 17th ग्रुप का है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा H पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एल्कीन बहुत ध्यान से देखो, एल्कीन के पास क्या है, पाई बॉन्ड दिखाई दे रही है, पाई बॉन्ड मींस पाई इलेक्ट्रॉन रिच, तो पाई इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो आपके इस डेल्टा पॉजिटिव पे करता है अटैक। जैसे ही उसने अटैक किया वैसे ही आपका क्या बनेगा, मेरा H जो है वो एक जगह लगेगा, ठीक है। इसमें इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन मैंने HI से कराया। जैसे कि मैंने बताया इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो मेरा ये पाई बॉन्ड है, जो मेरी पाई बॉन्ड है, इट एक्चुअली अटैक्स दिस डेल्टा पॉजिटिव, जैसे ही वो अटैक करती है तो बनता है मेरा CH3 CH और यहाँ पे लग जाता है मेरा ये, अब H प्लस पे अटैक किया राइट, तो मेरे एक कार्बन पे तो लग जाएगा हाइड्रोजन और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे वाले कार्बन पे आ जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आता है बच्चा कि मेरा जो कार्बोकटाइन बने वो बने मोर स्टेबल। तो मेरा हाइड्रोजन के पास 2 पोजीशन थी आने के लिए, कि या तो हाइड्रोजन यहाँ आ सकती थी या यहाँ आ सकती थी। अगर हाइड्रोजन मैं यहाँ अटैच करती जो मैंने नहीं की तो मेरा क्या बनता, प्राइमरी कार्बोकटाइन बनता, पर इस कंडीशन में बन रहा है मेरा सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा है। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन इज एक्चुअली मोर स्टेबल। अब क्या होता है, ये जो HI का I नेगेटिव है ये मेरा पॉजिटिव पे अटैक कर देता है और फिर जो मेरा प्रोडक्ट बनता है इट इज एक्चुअली CH3 CH, यहाँ पे आ जाता है I और यहाँ आ जाता है CH3। इस प्रकार का प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए उसके बाद आती है एल्कीन्स की और बारी। अब जैसे मैंने प्रोपीन बनाया यहाँ पे, अब ये एल्कीन का रिएक्शन मैंने HBr से करा दिया। अब क्या हो सकता है, फिर से वही HBr का रिएक्शन मैंने एक नॉर्मली कराया जो मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे जो एक बारी पीछे मैं फिर से लेके चल रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपका एडिशन किया था और इस प्रकार से आपका बन गया। नेक्स्ट चीज, अब ये जो आपका आयोडीन लगा है ये कहाँ लगा है, एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब उस कार्बोकटाइन पे जो कि मोर स्टेबल है। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम मार्कोवनिकोव एडिशन। क्या बोलते हैं, मार्कोवनिकोव एडिशन। अब बार बार तो ये मैकेनिज्म बना के नहीं देख सकते, हम क्या करेंगे इंस्टेड, हम ये देखेंगे कि मैम जो मेरा माइनस वाला है ना, HI में माइनस किस पे, आयोडीन पे है, तो जिस पे भी माइनस चार्ज आता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा उस कार्बन पे आएगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा ग्रुप्स लगे हैं इस कार्बन पे, इसीलिए इस कार्बन पे आया मेरा क्या, I। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब सिमिलरली ये वही है कि जैसे मैंने नॉर्मली HBr से एल्कीन का रिएक्शन कराया तो ब्रोमीन तो मेरे बीच वाले कार्बन पे आएगा, बट सिमिलरली HBr के साथ रिएक्शन जब मैंने परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, तब जो मेरा ब्रोमीन है वो एक्चुअली मेरे इस वाले कार्बन पे आके अटैच करेगा और ऐसे मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, अंडरस्टूड? ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बनता है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। इसका क्या मतलब है कि अब जो मेरा माइनस चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल था जिसपे माइनस चार्ज है, Br पे है ना, HBr में, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ा एल्कीन की जो कि आपकी क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, अदरवाइज नो पेरोक्साइड में यहाँ। अब इस सिमिलरली आप बोलोगे कि फिर मैम अगर मैं HCl का रिएक्शन राइट यहाँ पे बता देती हूँ, फिर आप बोलोगे कि इसका मतलब मैम अगर मैं HCl का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ, HCl का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड राइट, यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ प्रोपीन CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन लिया मैंने, ठीक है। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैम फिर से एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, तो आंसर इज नो। जो पेरोक्साइड है वो केवल आपका HBr के साथ बिहेव करता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा आपका विच इज CH3 CH, यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ पे लग जाएगा आपका CH3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट ही बनेगा। तो HBr और पेरोक्साइड का जो फंडा है, जो इनका ग्रुपिंग है, वो केवल HBr के साथ लगती है, पेरोक्साइड इफेक्ट वहीं लगता है, HCl के साथ भी नहीं लगता और सिमिलरली HI के साथ भी नहीं लगता। तो मैं इसको पूरा नहीं लिखती, यहाँ पे लिख देती हूँ। सिमिलरली अगर मैं HI और पेरोक्साइड लेती हूँ तब भी मेरा मार्कोवनिकोव एडिशन ही होगा, CH, यहाँ पे लगेगा आयोडीन और यहाँ पे लगेगा CH3। अब मैंने यहाँ क्लोरीन ऐड किया था तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा ना कि ब्रोमीन, तो यहाँ क्लोरीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जो पेरोक्साइड का रूल है वो केवल Br, मतलब वहीं पे आपका क्या बनता है, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। सिंपल, अंडरस्टूड। चलते आगे। नेक्स्ट इज अलाइलिक हैलोजिनेशन आ जाता है हमारे पास। अलाइलिक हैलोजिनेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा ये अलाइलिक कार्बन है, मैंने आपको बताया था जिससे डबल बॉन्ड है उससे जो sp3 कार्बन है दैट इज अलाइलिक। वो अलाइलिक कार्बन का आपने Cl2 से रिएक्शन करवाया एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तो आपका क्या बन जाता है, अलाइलिक पोजीशन पे आपकी हैलोजन आ जाती है। सिंपल। उसी के साथ साथ आपने ये किस कंडीशन में होता है अलाइलिक एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, जब आप एल्कीन का रिएक्शन एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर करवाते हो तो इस यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से आपका क्या है, अलाइलिक कार्बन है, यहाँ पे फिर से दिस इज द अलाइलिक पोजीशन, इसका क्लोरीन एट वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ क्लोरीन की जगह कुछ और भी हो सकता है, यहाँ क्लोरीन की जगह मैं कुछ भी लगा देती हूँ, X2 लगा देती हूँ, तब भी सेम रिएक्शन होगा कि जब भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजन का एडिशन कराते हैं, तो डबल बॉन्ड पे नहीं होके अलाइलिक पोजीशन पे आपकी हैलोजन ऐड हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलते आगे। नेक्स्ट इज अब अल्कोहल से हम कैसे हैलोएल्केन्स बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल में क्या करते हो, आप HX डालोगे तो अल्कोहल से मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपके हैलोएल्केन बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो ROH ग्रुप है उसमें OH ग्रुप निकल के आपका वहां पे हैलोजन ग्रुप आ जाता है, सिंपल, ठीक है। OH ग्रुप निकलता है, उसकी जगह हैलोजन ग्रुप आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट और यहाँ पे बन जाता है आपका RX, इस प्रकार से हलाइड बन जाता है आपका RX। समझिए। अब इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या रहता है, अब जो बच्चा आपकी HI है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, देन योर HBr, देन योर HCl। ऐसा क्यों है, क्योंकि HI में आयोडीन बहुत बड़ा है तो उसकी बॉन्ड भी बहुत बड़ी होगी, बड़ी बॉन्ड्स आर वीकर तो वो जल्दी से टूट जाती है, इसलिए वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, अंडरस्टूड। तो अल्कोहल से जब भी हलाइड बनाना होता है तो सब्स्टिट्यूशन से बनता है, OH जाता है उसकी जगह पे X आ जाता है, हैलोजन आ जाता है एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब बहुत सारे तरीके हैं, दीज ऑल आर गिवन इन योर NCERT वंस अगेन, ठीक है। तो NCERT में जैसे कि मैंने अल्कोहल लिया, उसका HCl से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी मैं प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि मैंने बोला टर्शरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए मुझे कैटलिस्ट डालना पड़ता है ये रिएक्शन करवाने के लिए, पर जैसे ही सेकेंडरी या टर्शरी आ जाते हैं तो मुझे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन अपने आप हो जाता है। तो ROH इन प्रेजेंस ऑफ HCl से करवाती हूँ तो RCl बन जाता है। सिमिलरली अल्कोहल का जब NaBr और H2SO4 से करवाती हूँ तो RaBr बन जाता है। जब मैं अल्कोहल का PX3 से करवाती हूँ तो RX बन जाता है। जब मैं अल्कोहल का PCl5 से कराती हूँ तो फिर से RCl बन जाता है। मतलब सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने के तरीके हैं। फिर से अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड हैलोजन करवाते हो तो फिर से हैलोएल्केन बनता है। फिर से ROH का SOCl2 से कराते हो तो आपका क्या बन जाता है, RCl बन जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑफ प्रिपरेशन, ये जो SOCl2 वाला मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर योर RCl कंपाउंड विच इज योर हैलोएल्केन। क्यों, क्योंकि इसकी जो बाकी के साइड प्रोडक्ट है वो सारे गैसेस, SO2 भी गैस होती है, HCl भी गैस होती है, तो आपको यहाँ पे प्योर हैलोएल्केन मिल जाता है। इसीलिए ये क्या है, प्रेफर्ड मेथड होता है, ये वाला मेथड होता है आपका प्रेफर्ड मेथड। कौन सा मेथड है, दिस इज योर प्रेफर्ड मेथड, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ रिएक्शंस है गिवन इन योर एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका रिएक्शन HCl से कराया। अब बच्चा जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मैंने जैसे कि आपको पहली ही स्लाइड में दिखाया था सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन वहीं पे होता है जब मेरा जो कार्बन है जिससे OH लगा है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर वो sp2 है कि sp है तब वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक वो sp3 नहीं है। तो यही हम रीजनिंग यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे पता है कि OH मैम यहाँ पे भी है, OH मैम यहाँ पे भी है, पर ये दिख रहा है ये sp2 कार्बन है क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। ये मेरा हो गया sp3 कार्बन हो गया, तो sp3 वाला तो रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरा इस प्रकार से कंपाउंड लग जाएगा, दिस इज बेंजीन, दिस इज OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl इस प्रकार से, राइट। नेक्स्ट चीज इज आपका फिर से आपने इसका ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट कराया, तो हीट एंड लाइट जैसे ही दे दिया ब्रोमीन और आपके पास एल्कीन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का एडिशन होता है, दिस इज द अलाइलिक पोजीशन। ये वाली अलाइलिक है, ये वाली अलाइलिक है, किसी भी एक पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वंस अगेन। ये वाला रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में क्या है, Br2 हीट लाइट से रिएक्शन करा है। अब मैंने आपको बताया जब भी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट आ जाए, इसका मतलब है कि जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। वही था ना जब मैं एल्केन से हेलो एल्केन बना रही थी तो HNu यूवी लाइट यूज करी थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो बहुत स्टेबल मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है वहां पे एडिशन होगा, विच इज दिस बेंजाइलिक कार्बन। मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेंजाइलिक पे सबसे ज्यादा होता है, तो हमारे वही सेम बेंजाइलिक पोजीशन पे CH, यहाँ पे लग जाएगा आपका Br, यहाँ पे आपके एडिशन हो जाएगा CH3, और ये आपका एज इट इज NO2 रह जाएगा, सिंपल। सिमिलरली आपने इसका अब HI से करा, देखो जो हर यूनिक एग्जाम्पल है ना, मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको करवा रही हूँ। आपने इसका HI से रिएक्शन कराया, वंस अगेन H पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव होगा। अब बच्चा जो ये एल्कीन है, वी नो कि मैम डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है, जैसे ही वो अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इस प्रकार से ये एल्कीन है, हाइड्रोजन मेरी यहाँ लग गई और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो I नेगेटिव है ये मेरा इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जिससे मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे CH3 होएगा, यहाँ पे I होगा, इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो HI हमारा इस प्रकार से रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब हमारे आते हैं नेम रिएक्शंस। तो नेम रिएक्शंस इज वंस अगेन अनदर टेरिटरी, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एंड सो फॉर दैट वी विल टेक अ लाइव सेशन। अभी आपको इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का, एंड इसी की क्लास आपकी नेक्स्ट सेशन में जो होगा वील टेक अ लाइव क्लास। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। हम यही नेम रिएक्शन से प्रिपरेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस सेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आपको क्या पसंद आया ऐसे फास्ट ट्रैक रिविजन करना, और यू वांट अ वेरी स्लो क्लास, लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।